Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is A Poison Tree by William Blake. Black नहीं पढ़ना, Blake. He was the poet of England. Now first of all I will make reading of the poem and you will gather pronunciation. Right kind of pronunciation आप देखेंगे. After this I will tell you about the poet, and after this we will discuss what is the theme in the lines. I was angry with my friend. I told my wrath, my wrath did end. आप देख रहे हैं पोएट ने पहली वर्स पहली लाइन फ्रेंड पर ख़त्म की है, तो दूसरी लाइन एंड पर. देयर इज अ रिदम है इसके अंदर. I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. And I watered it in fears, night and morning with my tears. And I sunned it with smiles, and with soft deceitful wiles. And it grew both day and night, till it bore an apple bright, and my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. William Blake was the poet of England. He was born in 1757 and died in 1827. The most striking thing about William Blake is that in his early age he was in favor of religion, he was in favor of Christ, he was in favor of the all prophets, but in his later life he was totally against of all these things. First he wrote songs of innocence, और बाद में कुछ दोस्तों के साथ मिलने के बाद उसके नज़रियात तब्दील हो गए, और फिर उसने तमाम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के खिलाफ उसके उलट फिर एक बुक लिखी, उसका नाम लिखा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. ही इज़ मॉरलिस्ट ओवरऑल. बहुत स्ट्राइकिंग किस्म की शॉर्ट पोएम्स लिखता है, थॉट प्रोवोकिंग होती है. जैसा कि सपोज उसने कहा लैम्प के बारे में कहा, उसने कहा लैम्प बहुत खूबसूरत है, और इसके अंदर जो लैम्प की जो आवाज़ है वो गॉडली वॉइस है. इसके जो शाइनिंग वाइट कलर की वूल है वो देखने को बहुत अच्छी लगती है, मुकद्दस लगती है, और ऐसा लगता है जैसे क्राइस्ट इसके अंदर रहता है. जैसे लैम्प क्राइस्ट है और क्राइस्ट भी लैम्प है, मासूम की तरह है. फिर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस में जब जाता है तो लिखता है टाइगर, और जब टाइगर के बारे में लिखता है तो फिर वो कहता है टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट. तो उस वक्त फिर वो बयान करता है कि टाइगर के बारे में और टाइगर की खूबसूरती के बारे में बताता है. एक तरफ उसने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में उसने मासूम एक चीज़ को दिखाया है, तो दूसरी तरफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंसेस के अंदर उसने टाइगर को दिखाया है. कहने का मतलब ये था कि एक तरफ खुदावंद ने उसके मुताबिक, विलियम ब्लेक के मुताबिक, एक तरफ खुदावंद ने अगर इतनी मासूम चीज़ पैदा कर दी है तो दूसरी तरफ इतनी खूनख्वार चीज़ पैदा क्यों कर दी है जो उस मासूम चीज़ को खा जाती है, और वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है. कोई मॉरल वो ड्रा प्रॉपर नहीं करता, लेकिन वो इस तरह की थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें प्रोड्यूस कर देता है. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहने वाला जो आपकी मेथोलॉजी आइडियाज़ के खिलाफ हो, लेकिन यहाँ पर वो आपको एक मॉरल ज़रूर देने वाला है पॉइजन ट्री में. लेट्स सी क्या मॉरल देता है. याद रहे विलियम ब्लेक ये खुद अपनी बुक्स का पब्लिशर भी था, और ही वॉज ऑल्सो आर्टिस्ट, अ पेंटर ही वॉज.
इस पोएम के अंदर उसने जो आइडिया पेश किया है, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आपने उस सवाल का जवाब देना है और उसके बाद हम इस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्त अगर नाराज हों और उनको मनाना हो अगर आप लोगों ने, तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है, उन्हें टेबल पर बिठाइए और उनसे कहिए कि अच्छा तुम्हें आपस में क्या प्रॉब्लम है, तुम शेयर करो, तुम बोलो, और दोनों एक दूसरे के ऊपर बढ़ चढ़ के बोलें, गिरबान में हाथ डाल लें, गाली गलौज करें, सब चीज़ बताएं और उसके बाद उनको गले मिला दिया जाए, चलो जी अब आप दोस्त हो। दूसरा तरीका ये है कि उनको कहा जाए कि बस अब कोई भी नहीं बोलेगा, बस जो हो गया सो हो गया, मिट्टी पाओ, जैसे शुजात कहते हैं ना, मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ और उनको आपस में मिला दो। कौन सा तरीकाकार बेहतर होगा? पहले वाला तरीकाकार जो कहते हैं हाथ खड़ा करें, ले जी, पहले वाला तरीकाकार सारे बच्चे कहते हैं ठीक होगा, और बाकी आपकी जजमेंट बिल्कुल ठीक है कि पहला तरीका ही ठीक है, क्योंकि जब तक वो पॉइजन बाहर नहीं आएगा, गुस्सा बाहर नहीं आएगा, उस वक्त तक रजामंदी नहीं हो सकती। अगर वो मिलेंगे भी सही आपस में तो दे विल बी हिपोक्रेट, और जहर उनके अंदर रह जाएगा और बाद में वो जहर कोई बहुत बड़ा नुकसान बन के सामने आएगा। तो पोइट ऐसी ही कोई बात समझाने जा रहा है। आइए देखते हैं पोइट क्या समझाता है हमें। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नाराज था। आई टोल्ड माई रेत, क्योंकि वो मेरा दोस्त था, आई टोल्ड माई रेत, इसलिए मैंने उसे अपना गुस्सा बता दिया, गुस्सा बता दिया। माई रेत डिड एंड, और मेरा गुस्सा खत्म हो गया। आई वॉज एंग्री विद माई फो, मैं अपने दुश्मन से नाराज था। आई टोल्ड इट नॉट, मैं दुश्मन को अपना गुस्सा बता ही नहीं पाया। माई रेट डिड ग्रो, और मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया, क्योंकि दुश्मन से रिलेशन जो नहीं था, मिलना जुलना जो नहीं था, गुस्सा बताया नहीं, तो गुस्सा पोएट के अंदर पलता बढ़ता गया, नशोनुमा पाता गया। अब पोएट नेक्स्ट स्टैंजा में अपने इस गुस्से को एक नन्हा सा पौधा कंसीडर करेगा और कहेगा मेरा गुस्सा जो था एक छोटे से पौधे की तरह था, मैंने उसको पानी दिया, मैंने उसको धूप दी और वो पौधा एक बड़ा दरख्त बन गया। उस दरख्त के ऊपर एक सेब भी लग गया और वो जहरीला सेब था, क्योंकि वो गुस्से के दरख्त पर परवरिश पाने वाला, लगने वाला, ब्लूम करने वाला एप्पल था। वो बाहर से तो एप्पल था लेकिन अंदर से जहरीला था, क्योंकि वो गुस्से के दरख्त पर लगा था। और फिर आगे वो कहेगा कि उसके दुश्मन ने उस सेब को, उस एप्पल को आकर खा लिया। और फिर क्या हुआ, पोएम के एंड में देखते हैं। एंड आई वाटर्ड इट इन फील्ड्स, और मैंने इसे पानी दिया खौफ में, मैंने इसे खौफ में पानी दिया, यानी कि मैं खौफ ज़दा होकर मैं इसे पानी देता रहा, यानी कि मैं खौफ के सायों के तले इसे पानी देता रहा। किसे? किस चीज के पौधे को? गुस्से के, रेत के, हटट के। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, मैं खौफ के सायों के तले दिन रात उसे अपने आंसुओं का पानी देता रहा। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स, और मैंने उसे मुस्कुराहटों की धूप दी। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, और सॉफ्ट डिसीटफुल, मकर फरेब की, धोखाधड़ी वाली, वाइल्स, वाइल्स का मतलब भी होता है मक्कर करना, मकार होना। हाँ, वो आर्टिफिशियल जो होती है, हिपोक्रेट जो है एक्टिंग होती है। और मैंने इसे मक्कर और रियाकारी वाली मुस्कुराहटों की धूप थी। दोनों लाइंस का मतलब इकट्ठे मिला लें। मैंने मकर फरेब और रियाकारी वाली मुस्कुराहटों की धूप थी इसे। जैसे बंदा कहते हैं ना तन्हाई में जब किसी पे गुस्सा होता है, अच्छा मैं कुछ करूंगा, ठीक है कर गिनसा कुछ, जैसा कहता है, ऐसे वो मुस्कुराहटें बार बार देता है। एंड इट ग्रू बोथ डे एंड नाइट, और फिर दिन रात ये बढ़ता चला गया। क्या? ये जो छोटा सा पौधा था गुस्से का,
टिल इट बोर एन एप्पल ब्राइट, आखिरकार इसके ऊपर एक दमकता हुआ चमकता हुआ एप्पल लग गया। एंड माई फो beheld it शाइन, फो दुश्मन, और मेरे दुश्मन ने इसे चमकते हुए देखा। एंड he knew that it was mine, और वो जानता था कि ये मेरा है। दुश्मन ने जब देखा सेब लगा हुआ है, उसने कहा ये तो मेरे दुश्मन का सेब, इसे चुराना चाहिए। दर हकीकत वो सेब सिंबल है किस चीज का? पोएट के एक प्लान का। उसको जो गुस्सा था, गुस्से के बाद उसने एक प्लान तरतीब दिया, और उस प्लान के अंदर वो उसका दुश्मन फंस गया। ऐसे ही करता है कोई शख्स, किसी से बदला लेना हो तो उसे झांसा देते हैं कि यार फिलहाल जगह पर आ जाओ, तुम्हें हम इतना बिजनेस कराएंगे, और वहां पर उसे मार दिया जाता है, कुछ कर दिया जाता है। तो प्लान, एप्पल को सिंबलाइज किया गया है प्लान। एंड इन माई गार्डन स्टोल, एंड इनटू माई गार्डन स्टोल, और मेरे गार्डन में वो छुप कर आया। व्हेन द नाइट हैड वेल्ड द पोल, जब रात ने पोल्स पर चादर तान ली, जब रात ने मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक स्याह चादर तान ली, यानी कि रात की घुप अंधेरे में वो मेरा दुश्मन मेरे बाग में दाखिल हो गया छुपकर। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और सुबह खुश खुश मैंने देखा। माई फो आउट स्ट्रेच बीनीथ द ट्री, मेरा दुश्मन दरख्त के नीचे मरा पड़ा था। आउटस्ट्रेच, मरा पड़ा था। पोएट ने मॉरल खुद निकाल कर नहीं दिया, लेकिन पोएट को ये यकीन है कि तमाम लोग उसकी इस पोएम से मॉरल निकाल लेंगे। कि पोएट कहता है कि अगर वो गुस्सा मैं निकाल देता तो एक इंसान ना मरता, एक इंसान की डेथ ना होती। वो क्यों मेरा दुश्मन था, बट ही वॉज ह्यूमन बीइंग। अगर कोई शख्स ये कहे चलो जी दुश्मन तो मर गया है, तो विलियम ब्लेक भी तो किसी का दूसरी का दुश्मन है, तो फिर तो जस्टिफाई ये मर जाता या वो मर जाता। जब दुश्मनी होती है तो दोनों इक्वल लॉजिक के साथ ठहरे होते हैं। सो मॉरल इज दैट हमें अपना गुस्सा निकाल लेना चाहिए, उसे सीने में, दिल में बंद नहीं रखना चाहिए कि वो गुस्सा बढ़ता चला जाए और फिर ऐसा कोई एप्पल प्रोड्यूस हो जाए, ऐसा कोई प्लान सामने आ जाए जिससे किसी एक की डेथ हो जाए। लेट्स सी एक्यूट इंग्लिश वर्ड्स खोल लें। पेज नंबर 48। पॉइजन ट्री। Acute English Verse, AP Publisher, Advanced Publisher. Reference: these lines have been taken from the poem A Poison Tree, written by William Blake. Context: in this poem, the poet makes an impressive story of the poisonous feelings. इस poem में poet बनाता है एक दिलचस्प कहानी ऑफ पॉइजनस फीलिंग्स, जहरीले एहसासात की एक दिलचस्प कहानी बनाता है। एंड सेज दैट, और पोएट कहता है कि एंगर हैज ओवरपावर्ड हिम, कि गुस्सा उस पर गालिब आ गया था, गुस्सा उस पर गालिब आ गया था। एंड ड्राइवन हिम टू अ रिवेंज, और गुस्से ने उसे धकेल दिया कि वो बदला ले। विच वॉज रेदर अ स्टूपिड वन, और ये बदला स्टूपिडिटी से बढ़कर कोई चीज नहीं थी। ये बदला महज एक स्टूपिडिटी थी, एक अहमकानापन था। ही मस्ट एक्नॉलेज, और वो ये तस्लीम करता है, बट एंगर मेक्स अस ऑल स्टूपिड, कि गुस्सा हम तमाम लोगों को स्टूपिड बना देता है। जो लोग जेल के अंदर मौजूद हैं मोस्टली ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि आए काश कि हमें उस लम्हे अगर गुस्सा ना आता तो हम 30 साल की जिंदगी यहाँ ना गुजारते। आपने 40-84 मूवी देखी है?
एक नई मूवी आई है नसीरुद्दीन शाह साहब की। उसमें वो कहते हैं, वो बता रहा था उस दिन, कह रहा है कि मुझे लोग सर कहते हैं क्योंकि मैं इंग्लिश का प्रोफेसर था, और कॉलेज में वो एक लड़की थी, वो प्रोफेसर थी, कोई हमारे दरमियान इमोशनल नहीं था, बस फिजिकल था। लेकिन ये बातें बीवियों को समझ नहीं आती। बस मैं उधर ठहरा हुआ था, बस उसने बात की, मैंने धक्का दिया, मेज गलत जगह पर थी, और फिर मैं 20 साल के लिए जेल चला गया। जेल में जाकर मैंने एक चीज सीखी है, बस अब मुझे गुस्सा नहीं आता, औरों को आता है। कैसी बात समझाई है? मुझे गुस्सा नहीं आता, औरों को आता है। तो अगर कोई आपसे लड़ भी रहा हो और आप गुस्सा ना कर रहे हो तो उसे ज्यादा गुस्सा आएगा और स्टुपिडिटी वही करेगा, आप स्टुपिडिटी शायद नहीं करेंगे। बहुत से जिंदगी में हमारे वाकयात ऐसे होते हैं और उस वक्त तो ऐसा लगता है कि बस कि मतलब इंसान कहता है कि बस उसको कत्ल ही कर देना, खत्म कर देना, जिंदगी बस यहीं पर है। लेकिन अगर वो स्टेप ले जाए, जो ले जाते हैं, तो फिर वो बाद में पछताते हैं। 1 घंटा या आधा घंटा या 10 मिनट का एक गुस्सा जो है, 30 साल के लिए आप, 40 साल के लिए आप जेल की नजर हो जाते हैं या फांसी लग जाते हैं। वो 1 मिनट या 10 मिनट का गुस्सा, बहरहाल गुस्से को कंट्रोल करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट, मेरे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने अब गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है। अगर आज से आप जो 4 साल पहले मुझसे पढ़ते रहे हैं, तो अगर आप उनसे पूछें तो डेली यू बिलीव दैट डेली एक का स्टूडेंट बेहोश हो जाता था, सर पकड़ के नीचे चेयर पड़ा होता, लोग उसे, दूसरे स्टूडेंट पानी पिलाते, और मतलब है मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। अब तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, क्योंकि अब मुझे गुस्सा नहीं आता, औरों को आता है। ओके, लेट्स सी explanation. These lines are symbolic and suggest the people. ये लाइन्स सिंबॉलिक है, अलामाती हैं, और ये लोगों को हिदायत करती हैं ये लाइन्स। एंगर इज अ मोमेंटरी मैडनेस, गुस्सा वक्ती पागलपन का नाम है। सो कंट्रोल यूर पैशन, बस अपने जज्बात को कंट्रोल कीजिए, और इट विल कंट्रोल यू, या फिर जज्बात आपको अपने कंट्रोल में ले लेंगे। फिर जज्बात जो चाहेंगे आपको वैसे नाचना पड़ेगा। एंड, और ये लाइंस ये भी सजेस्ट करती हैं, मिलाइस इज ऑफ अ लो स्टेचर, मलाइस नफरत, नफरत का कद बहुत छोटा होता है, बट इट हैज वेरी लॉन्ग आर्म्स, लेकिन इसके बाजू बहुत लंबे होते हैं। एक वो गेम खेला करते थे स्ट्रीट फाइटर, उसमें एक हिंदू होता था, उसके लंबे लंबे बाजू होते थे, एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाते हैं उसके बाजू। ये मलाइस भी ऐसे होती है, था जी, किसी ने देखा है वो फिगर? हाँ, ये मलाइस भी ऐसे है, कद इसका छोटा होता है लेकिन बाजू बहुत लंबे होते हैं। इसीलिए तो 2-3 जनरेशन तक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, मसाइल चलते रहते हैं। अब तो ये चीज़ें लोग सीख गए हैं, कदरे बेहतर हो गए हैं शहर के लोग कम से कम, वगरना तो देहाती तो बेचारे अभी भी इसी गुस्से के अंदर पता नहीं कितने अरसे से लड़े जा रहे हैं। वैसे इस सवाल से देखा जाए तो हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये भी तकरीबन इसी फार्मूले पर काम कर रही है। इनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, औरों को आता है। इतनी नाअहल और इतनी मुतमईन गवर्नमेंट कभी नहीं देखी गई, इतनी नाअहल और इतनी मुतमईन गवर्नमेंट कभी नहीं देखी। कमेंट्स।
द पोएम इज हाईली सिंबॉलिक एंड ग्रेटली मॉरलाइजिंग। सिंबॉलिक भी है और मॉरलाइजिंग भी है पोएम। एंगर मेक्स डल मैन विटी। एंगर जो है सुस्त आदमी को तेज कर देती है, शार्प कर देती है। बट इट कीप्स देम पुअर। लेकिन रखती उन्हें हमेशा गरीब है। जो गुस्सा करने वाले लोग होते हैं, गुस्से में रहते हैं, उनकी जिंदगियां ऐसे होती हैं जैसे विचेस की जिंदगियां होती हैं, चुड़ैलों की जिंदगियां। सारी जिंदगी वो अंधेरों में छुपे हुए घात लगाए बैठे रहते हैं कि कब किसी का नुकसान करना है। After this, there is critical appreciation. And the questions, okay, that's enough.